तो कल रात रिलीज से पहले ही स्काई फोर्स के मीडिया रिव्यूज पब्लिश होने लगे थे। ठीक है, मीडिया स्क्रीनिंग रखी होगी, पर इन कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस पर ना तुम्हें भरोसा है ना मुझे, मगर हम दोनों को ही पता है कि ये सब कितने बिकाऊ होते हैं और कितने महाबिकाऊ। तो ऑडियंस से पहले इंडस्ट्री मीडिया वालों की तारीफ से प्रोड्यूसर्स का खुद को दिलासा देना एंड ओवरनाइट पीआर करना मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। तो आज 11 बजे की रामायण से पहले 8 बजे या बीएफएस मैंने स्काई फोर्स देख ली। तो सच में कैसी है ये मूवी, आज और जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी कहानी की बात करें तो ये 1971 और 1965 की इंडो पाक वॉर्स के बीच चलती है, जिसमें 70% से भी ज्यादा पोर्शन 1965 की वॉर का है और बचा हुआ 1971 और उसके बाद का समय, जिसके बीच 1965 के वॉर में कैसे हमने पाकिस्तान को हराया और उस वॉर के समय हमारा गायब हुआ एक सोल्जर, एक एयरफोर्स पायलट, कैसे आगे चलकर कई सालों बाद उसकी मिस्ट्री ओपन हुई। ये इस फिल्म की कहानी है, जिसमें मेकर्स ने इसके स्क्रीन प्ले में इमोशंस पर काफी जोर दिया है, मगर वो मेरे लिए उतने कनेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो एवरेज के जोन में ही रखूंगा मैं, उतना कुछ मुझे कनेक्ट नहीं कर पाई। इसका सबसे बड़ा रीजन है वीर पहाड़िया की एक्टिंग, जिसे इस मूवी से इन्होंने लॉन्च किया है, पर उस पे आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले इस मूवी के पॉजिटिव्स देख लेते हैं। तो अब ये मूवी एरियल एक्शन थ्रिलर के जोन में आती है, तो ऑब्वियसली इसका कंपैरिजन ऋतिक रोशन की फाइटर से तो होगा, पर मुझे स्काई फोर्स में दिखाया गया एयरफोर्स का प्रेजेंटेशन मच बेटर लगा, जो नॉन ग्लैमराइज्ड एंड मोर सीरियसली डिटेल्ड अप्रोच था। जैसे एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, लेफ्टिनेंट, कमांडर, सब पोस्ट्स के नाम लेना। जिन्हें पता नहीं उनको बता दो, ये एयरफोर्स की रैंक वाइज पोस्ट रहती है, और जो कि ये मूवी एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है, तो ये सब डिटेल्स तो चाहिए ही थी और इन्होंने अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट भी किया है। पर अब इसके बाद मूवी का पहला एरियल एक्शन सीक्वेंस मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, मगर दूसरा अच्छा था, जिसे मैं बहुत अच्छा भी कह सकता था, मगर वो बस अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो एक्शन सीक्वेंस देखने में तो कूल लग रहा था, मगर ये भी महसूस हो रहा था कि वीएफएक्स थोड़ा सा लो क्वालिटी है। वो विजुअल क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता क्या, 4K वर्सेस 720p, वैसा कुछ 720p के आसपास का लग रहा था। मगर बाकी एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी थी, क्रिएटिव थी, जिसमें फाइटर जेट्स की कॉम्बैट टेक्निकलिटीज भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करी है। इसके बाद इस मूवी में एक डायलॉग आता है कि दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। और फिर उस समय कांग्रेस सरकार की नाकामी दिखाई जाती है कि कैसे तब ऑर्डर्स बहुत लेट आती थी या फिर आती ही नहीं थी। सोल्जर्स को सब पता था, सब प्लान्स थे सोल्जर्स के पास, मगर सरकार की नाकामी के कारण, ऑर्डर्स ना मिलने के कारण हमारे कई सोल्जर्स अगले एक एक्शन सीक्वेंस में मारे जाते हैं, जिसमें 6 सितंबर की रात को पाकिस्तान का हमारे एयर बेसिस पर किया हुआ हमला और उसके बाद 7 सितंबर को हमने किया हुआ पलटवार। इसके बीच का जो इस मूवी का ड्रामा है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट कर जाता है। इसमें हमारे पलटवार से पहले अक्षय कुमार एक टॉप देते हैं, मिशन पर जाने से पहले हमारे सोल्जर्स का हौसला बढ़ाते हैं। उस समय की अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है वही टॉप नॉच, और उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी ये डिसिप्लिन लाइफ, उनकी वो फिगर, फिजिक और उस पे अक्षय कुमार के एक्सप्रेशंस, वो पर्सनैलिटी, वो कैरेक्टर पूरा ऐसा ये होता है सोल्जर। मगर इसी के अपोजिट वीर पहाड़िया का कैरेक्टर था टीके विजया। आगे नेगेटिव्स में देखेंगे, पर सेकंड हाफ में क्लाइमैक्स से पहले अचानक से ये मूवी अपना फ्लेवर टोन चेंज कर लेती है। जो अब तक एक एरियल एक्शन थ्रिलर बनना चाहती थी, वो अब एक्शन का साथ छोड़ के सस्पेंस थ्रिलर की ओर बढ़ चलती है, जिससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिर विदाउट एक्शन भी इसका क्लाइमैक्स अच्छा खासा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट और टर्न्स से भरपूर था। इसमें अगेन अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस वही सीरियसली ले लिया उसने, जिसे हम उनकी वन ऑफ द बेस्ट करियर परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। मगर अब आते हैं इस मूवी के नेगेटिव्स पर, जिसमें मैंने कहा था फर्स्ट एरियल एक्शन सीक्वेंस कुछ मेमोरेबल, कुछ इंपैक्टफुल नहीं था। ठीक है, वो मूवी में शुरुआत में आता है, उतना कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ ऐसा मेमोरेबल, कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं था। हाँ, पर उतना बुरा भी नहीं था, अपना काम कर जाता है, बस उतना ही। जिसके पीछे का म्यूजिक कंपोजिशन सिर्फ बीजीएम का नहीं, गानों का भी ऐसा कुछ अपीलिंग नहीं था। और जो मेन गाना है क्लासिक वाला ए मेरे वतन के लोगों, वो तो इस मूवी में है ही नहीं। वो एंडिंग में एंड क्रेडिट्स के साथ आता है, जिसके बीच इस मूवी में उस समय के पीएम का एक ब्रीफिंग का सीन आता है ऑर्डर्स देते हुए, वो बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं था। कुछ तो भी ऐसे ही डाल दिया ऐसा लग रहा था, या फिर जानबूझ के ऐसे बिलो पार दिखाने के लिए डाला है ऐसा लग रहा था। पर अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसमें ये मूवी अकेले अक्षय कुमार की सोलो लीड नहीं है, वीर पहाड़िया की भी है, जिनके कैरेक्टर का नाम है टीके विजया। मगर भाई साहब, उनकी एक्टिंग में एक्सप्रेशन का ई भी नहीं था। वो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखे कभी, आर्टिफिशियल स्किन वाले, वो भी अच्छी एक्टिंग कर लेंगे। देखो, नेपोटिज्म के खिलाफ ऐसा सच में नहीं हो, पिछला आजाद का रिव्यू देख सकते हो, मगर यहाँ ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे के मुंह पे मूछ लगा दी, एयरफोर्स की वर्दी पहना थी और जा एक्टिंग कर जा।
और इसे पहली ही मूवी में अक्षय कुमार के साथ पैरेलल लीड वाला रोल मिला है, तो समझ ही जाओ इसका बैकग्राउंड क्या होगा। जिसमें एक तरह से कहे तो इसकी बुरी एक्टिंग का क्रेडिट अक्षय कुमार को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पैरेलल लीड में एक तरफ इतनी एक्सेप्शनल एक्टिंग करी है और एक तरफ ये मैनिक्विन। इसमें अगेन इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले तो तुम्हें पकड़ के रखती है, मगर इसका डायरेक्शन बहुत सी जगहों पर थोड़ा सा वीक लग रहा था। जैसे नॉर्मल सिंपल सिचुएशंस में भी 1 कट 2 कट 3 कट फास्ट कट चलते रहते हैं एक सेकंड में, और एक्शन को भी जितनी इंटरेस्टिंग एक्शन कोरियोग्राफी थी उस तरह से उतने कन्वीनियंटली हम तक प्रेजेंट नहीं कर पाए इसके डायरेक्टर्स। इसमें ये मूवी खत्म होने के बाद पता चला कि 2 डायरेक्टर्स ने ये मूवी डायरेक्ट की है। तो अब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये मूवी एक ठीक ठाक सीरियसली अच्छी है। बीच में कुछ जगहों पर KRK की देशद्रोही वाली एक्टिंग तुम्हें याद आ सकती है, मगर उस पार्ट को इग्नोर कर दिया तो ओवरऑल ये एक सिंसियर एरियल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें एज सच कुछ एक्सेप्शनल विजुअल्स तुम्हें देखने नहीं मिलेंगे, मगर एक सीरियस अप्रोच रख के ये मूवी तुम्हें एंड तक बिठा कर रखेगी, एंगेज रखेगी। पर अब इसके बाद सेम मल्टीप्लेक्स में रामायण भी लगी थी, वो भी हिंदी में, जिसके ट्रेलर से इसकी नई हिंदी डबिंग तुम्हारे तरह मुझे भी कुछ खास नहीं लगी थी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बदल दिया था और गानों की तो कुछ खबर ही नहीं थी, मगर डर पूरा था कि ये पुराने मास्टरपीस सॉन्ग्स को नई डबिंग एंड BGM की तरह बदल के इस मूवी को खराब ना कर दे। पर इसका मेरा एक्सपीरियंस टोटली सरप्राइजिंग रहा। तो कैसी है ये मूवी, आज और जानते हैं। जिसमें ये मूवी तो तुम्हें पता ही है, बचपन से टीवी पर देखते ही आ रहे हो, मगर आज इसमें मुझे ऐसा क्या नया, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग दिखा ये हम जानेंगे। जिस पे डायरेक्ट मुद्दे पर आए तो इसकी डबिंग शुरुआत में थोड़ी सी फीकी लगती है, मगर 10-15 मिनट के बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ इतनी भी बुरी नहीं थी। और गानों पर आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले इससे सीधे उठाए गए बाहुबली के कुछ सीन्स देख लो। जैसे सीता लंका में विलन रावण के पास बंदी होती है, वैसे ही तब से मुझे क्लिक कर गया भल्लाल देव के महिष्मती में देवसेना। फिर हनुमान जी इस मूवी में एक जगह अपना विशाल रूप धारण करके अपना हाथ एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर रख के बाकी वानरों के लिए रास्ता बनाते हैं। आ गया याद वो बाहुबली के कंधों से जाती हुई देवसेना। और फिर बाहुबली का एक सबसे एक्सेप्शनल सीन इसी से इंस्पायर्ड है, जिसमें श्री राम अपने तीर से रावण के पुष्पक विमान पर अटैक करते हैं, और वो जिस तरह से टूटता है सेम थोड़े से इंस्पायर्ड वे में वो बाहुबली वर्सेस भल्लाल देव का 2 भाले टकराने वाला सीन है। और इसके बाहुबली कनेक्शंस के अलावा भी एक और सीन है, एक और एक्शन सीन है जो आज तक भी हमारी एक्शन मूवीज में यूज किया जाता है, जिसमें एक जगह पर एक वानर योद्धा अपने पैर से दबा के जमीन पर पड़ी हुई ढाल उठाकर हाथ में पकड़ लेता है। ये बाहुबली में भी था, रिसेंटली पुष्पा में भी था, और कई भी अनगिनत हजारों मूवीज में यूज हुआ है। और ये एनिमेटेड मूवी 1993 वाली है, सोचो क्या विजन था उस समय। प्लस इसकी एक फ्रेम, एक शॉट आज के समय में भी उतना ही एंटरटेनिंग, उतना ही अट्रैक्टिव है। लोग कहते हैं अटेंशन स्पैन कम हो गया, 4 सेकंड से ज्यादा कोई सीन नहीं रख सकते। ये मूवी देखो, इसके बाद इसके स्क्रीन प्ले ने तो भाई मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। लिटरली मास्टरपीस है, मास्टरपीस भी नहीं गॉड पीस है, जिसमें ये कहानी आगे बढ़ते जाती है, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, अचानक से किसी पुराने कैरेक्टर की बैक स्टोरी सामने आती है कि वो तो इतना बड़ा था। याद आ रहे हैं साउथ के बिल्डअप, ये सब 1993 में कर चुके हैं ये लोग, और ये भी इंडियन नहीं जापानीज डायरेक्टर है, जिसमें इनकी दिखाई हुई ये दुनिया, हिमालय, लंका, पर्वत, गुफा किसी भी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। हाँ, एनिमेशन 30 साल पुराना है तो वो फील हो जाता है। जिसमें इस मूवी के स्क्रीन प्ले को मैं ऐसे ही मास्टरपीस नहीं कह रहा, इसका एक एक्शन सीन ऐसा अपना ग्राफ बढ़ाते जाता है। तुमने अगर शुरुआत में कुछ देखा था तो उसके बाद तुम्हें उससे भी अच्छा देखने मिलेगा। और क्लाइमैक्स तक तो ये मूवी अपना स्केल ऐसा पूरा ग्रैंड, ऐसा पूरा एपिक बना लेती है, जिसमें बाकी छोटे छोटे राक्षसों एंड वानरों के बीच बड़े हनुमान जी और उसके विरुद्ध कुंभकर्ण वाली फाइट पूरा ऐसा एपिकनेस फील करा देती है। फिर क्लाइमैक्स में जाकर रिवील होता है रावण का सबसे भयानक, सबसे बड़ा रूप। पर अब बात करते हैं सबसे कॉन्सर्निंग बात इस मूवी के गानों पर, जिसमें इनकी खबर हमें कहीं पे भी नहीं थी कि ये पुराने यूज करने वाले हैं या फिर नए खराब करने वाले हैं। जिसमें इसके पुराने गानों वाला हिंदी एल्बम मेरा आज तक फेवरेट है, स्पेशली जननी में रामदूत हनुमान। मगर उस लेवल के इस मूवी के गाने नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो पुराने हिंदी गाने यूज ही नहीं करे हैं। मगर एक अच्छा है कि इन्होंने कोई नए गाने नहीं डाले। जब ये मूवी उस समय आई थी तो इसके 2 वर्जन थे, एक हिंदी वर्जन जिसमें हिंदी गाने थे बड़े बड़े सिंगर्स के, और एक इंग्लिश वर्जन जिसमें संस्कृत गाने थे। तो इन्होंने आज के 2025 के इस रामायण द लेजेंड प्रिंस ऑफ रामा में सभी वर्जन्स में सिर्फ संस्कृत गाने रखे हैं, जो ऐसा कुछ बुरे नहीं है, वो भी अच्छे ही है। मगर हिंदी गाने, उनके लिरिक्स जो हम समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो फील नहीं है। मगर फिर भी संस्कृत गानों का एक्सपीरियंस एक अलग था, अच्छा था। तो ओवरऑल सब चीजें कंसीडर करते हुए एज ए थिएटर एक्सपीरियंस ये रामायण आज के समय में एक मस्ट वॉच है। दोनों ही मूवीज फैमिली फ्रेंडली है, तो जा सकती हो जिसके साथ भी जाना हो। मगर मुझे भूल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।